बुशरा खान के साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तानी जर्मन नेशनल मशहूर फिल्म मेकर खलील राना, जिन्होंने सलाखे और मोहब्बत सच्चा जैसी सुपर डुपर फिल्म्स बनाई। आज हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को ये कौन सी नई फिल्मों के तोहफे दे रहे हैं और इसके साथ साथ कौन से नए चेहरे हम बड़े पर्दे पर जल्द देखने वाले हैं। चलिए आइए मिलते हैं खलील राना से। अस्सलाम वालेकुम खलील राना साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने स्पेशल जर्मनी से यहाँ तक का सफ़र जो तय किया और स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला। वी आर ऑनर टू हैव यू टुडे। और आज हम आपसे जानेंगे बहुत से सवाल हैं मेरे पास, बचपन से आते हैं। मैंने सुना है कि आप जब बचपन में छोटे थे आपको फिल्में देखने का बहुत शौक था और चुपके से ये सिनेमा जाते थे उस ज़माने में फिल्में देखने, और फिर वापसी पे उस फिल्म की पूरी कहानी अपने दोस्तों को सुनाते थे। ना तो सिर्फ कहानी सुनाते थे बल्कि एक्टिंग करके भी दिखाते थे, तो उस हवाले से बताइए। जी बुशरा, ये बहुत पुरानी बात जो आपने मुझे याद कराई, लेकिन हकीकत यही है। हुआ ये था कि हमारे गांव में या इधर उधर सिनेमा का तो कोई पता ही नहीं था ना कि फ़िल्म क्या होती है क्या नहीं होती। आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल विलेज। तो एक दिन वाला साहब मुझे एक फ़िल्म दिखाने के लिए कहते कि चलो जी आपको फ़िल्म दिखाते हैं। और हमें नहीं पता था कि फ़िल्म क्या होती है, तो फ़िल्म देखने चले गए। फ़िल्म का नाम था, मुझे मेंशन करना चाहिए, जुम्मा जानजनाल। अलाउद्दीन साहब की फ़िल्म थी। वो फ़िल्म मैंने देखी तो आंखों से, लेकिन वो पता नहीं कैसे अंदर घुस गई ना, कि वाओ मैजिक मोशन ना, कि चलने वाला जादू, ये क्या चीज़ है। तो वो ऐसा उसने असर किया कि आप यूँ सोचें कि वो फ़िल्म मैंने अगले दिन पूरे गांव को सुना दी, ज़बरदस्त, एक दफ़ा देखने में, उस ज़माने में। और उसके बाद ये हुआ कि वो जैसे कहते हैं ना कि मुझे तो फिर उसकी लत लग गई। तो अब वही फादर जो मुझे लेके गए वही अब मना कर रहे हैं, ठीक है, कि फ़िल्म नहीं। मैंने कहा जी आपने दिखाई है तो मैं तो देखूंगा। तो पाबंदियाँ लगी तो फिर चुपके देखनी शुरू कर दी। तो फिर एक ऐसा वक्त आया कि फ़िल्म की पहचान के लिए आरफ वाला एक छोटा सा शहर, उस वक्त सफ़र होगा तकरीबन 5 से 6 घंटे का। वहाँ से सुबह चलना बगैर बता के, सिर्फ फिल्म देखने के लिए। नहीं, अब स्टूडियो तक पहुँच गए। इतना पैशन, इतना पैशन, या ठीक। तो वहाँ आके बाहर गेट पे लोगों को देख दूख के वापस चले जाते। अब घर वाले पूछते हैं किधरों आए हो, उन्होंने बताते इधरों ही जी, बताना नहीं है। 6 घंटे का सफर तय करके आप वापस आते। तो ये पैशन था, और फिर वो पैशन जो है आपको ले चला और आपको बना दिया उसने सुपर डुपर हिट मशहूर फिल्म मेकर पाकिस्तानी। आई डोंट से दैट सुपर डुपर हिट, लेकिन हम कह सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला का इतना कर्म ज़रूर हुआ कि हमारी पहली फिल्म सलाखें वो सुपर डुपर हिट हुई, और मुझे 2005 में लक्स स्टाइल अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर्स का। और फिर अगली फिल्म जो है वो हमारी मोहब्बत सच्चियाँ थी, उसमें भी हमें बहुत कामयाबी मिली, बल्कि उसके जो गाने हैं वो आज तक चल रहे हैं। बल्कि उस फिल्म से मुझे याद आया कि आपने श्रेया घोषाल जो इंडियन सिंगर है, बहुत मशहूर सिंगर है, इंटरनेशनली रिनाउंड, उनसे गाना गवाया, और वो एक्सपीरियंस भी शेयर करें मोहब्बत सच्चियाँ फिल्म में। जी, उसका जो म्यूज़िक है ना वो माशाल्लाह इतना अच्छा बना, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, रियाज़ुर रहमान सागर साहब उन्होंने गाने लिखे थे, और उसका एक गाना था मैं जीना तेरे नाल। और वो गाना हमने शरिया से इसलिए गवाया कि वो शी इज़ बंगाली ना, उसको पंजाबी नहीं आती, लेकिन उसने इतने प्यारे अंदाज में वो गाना गाया कि आज वो भी उस पर बड़ा फ़ख्र करती है। और उसका वेम्बले अरीना में एक कंसर्ट हुआ था जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और उसने बाकायदा अनाउंसमेंट के साथ किया ये मेरा पहला पंजाबी गाना है पाकिस्तानी फिल्म का जो मुझे मिला, और मैंने गाया, और मुझे बड़ी कामयाबी मिली और लोगों ने बड़ा सराहा उसको। यानी पाकिस्तानियों ने श्रेया घोषाल को पंजाबी भी सिखा दी। ज़बरदस्त। जी बिल्कुल। जब बात करते हैं आपकी एज अ फिल्म मेकर, ये सबसे पहले मुझे बताइएगा कि किस उम्र में आपने सबसे पहली फिल्म बनाई, और उस वक्त उस ज़माने को जब हम देखते हैं तो उस ज़माने में इतनी अवेयरनेस नहीं होती फिल्म्स के हवाले से। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, इट्स अ रिस्क। इतना बड़ा रिस्क लेना, फिर फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया, अब्बा तो आपको कहते थे फिल्म्स ना देखो, और आप फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करें। अच्छा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मैंने सबसे पहले ये जो 2 फिल्मों का हमने जिक्र किया है ना, जी। हम एक फिल्म को भूल गए, उसका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझूंगा। वो स्टोरी भी बताइए। कि मैंने सबसे पहली फिल्म ड्रग एडिक्शन पे बनाई थी, ठीक है, उसका इसमें जिक्र नहीं है। आपकी क्या उम्र थी उस वक्त? आई वाज ऑलरेडी इन जर्मनी, और मैं जर्मनी से आया था, और वो फिल्म हमने उससे यूँ समझ लें कि इस बार काइंड ऑफ आर्ट फिल्म,
लेकिन उसको वर्ल्ड में बड़ी पजीराई हुई क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन पे थी और मैंने उससे इज्जत भी कमाई और पैसा भी कमाया। एंड देन आई केम टू पाकिस्तान टू मेक अ कमर्शियल फिल्म, जिसका भी आपने जिक्र किया ना कि ये तो बड़ा रिस्की बिजनेस है, तो आपने इस पे कैसे ले लिया। तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि फ़िल्म मेकिंग इज़ नॉट ए बिजनेस, ये पागलपन है, ये सिर्फ पागलों का काम है। आई डोंट, स्पेशली पाकिस्तान में हमारी इंडस्ट्री बन गई लेकिन हमें तस्लीम नहीं किया गया। बिल्कुल। हमारे अंदर इतनी कोताहियाँ हैं। मैं फ़िल्म को बाहर लेके जाना चाहता था क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बाहर बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल, बहुत मैं टैलेंट है, यहाँ बहुत इस पैशन के साथ पोटेंशियल है। यस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका और पता नहीं आगे ऐसा होगा भी नहीं। तो ये बताइए कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की उस वक्त जब आपने अपनी पहली फिल्म बनाई पाकिस्तान के लिए? यू मीन माई ड्रग एडिक्शन वाली फिल्म या सलाखें? सलाखें। इसका बजट बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बताता हूँ, ये हमने तकरीबन उस वक्त मोर देन 2.5 करोड़ की ये फिल्म थी। और बिजनेस कितना किया इस फिल्म ने? बिजनेस को भूल जाएं, मुझे एक पैसा नहीं मिला। अच्छा, यानी कि वो जो एक जैसे कहते हैं पैशनेट तरीके से आपने एज अ फिल्म मेकर सलाखें बनाई, इट वाज अ ब्लॉकबस्टर, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट। ये बताएं, मोहब्बत सच्चियों में आपने कितना बजट लगाया और बिजनेस कितना किया इस फिल्म ने? वो भी एक अच्छे बजट की फिल्म थी क्योंकि उसमें म्यूजिक हमने इंडिया से लिया, फिर उसकी शूटिंग, और मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मुझे दोनों फिल्मों से कोई पैसा नहीं मिला, ठीक है। और कहा यही जाता है कि फ़िल्म मेकिंग इज़ ए रियली नॉट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, उसको आप पाकिस्तान के लिए सच कह सकते हैं। मैं अब अगली जो हमारी प्रोडक्शन आ रही है, अभी हमने एक फ़िल्म की है लंदन में, लक लग गई, जिसको हम नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ईद पे उसको रिलीज मैं जानना चाहूँगी इस हवाले से कि आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को खलील राना साहब कौन सी नई फिल्मों के तोहफे दे रहे हैं? मैं तो बहुत कुछ देना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्योंकि इस प्रोफेशन को सीरियस नहीं लिया जाता है। मसलन मुझे पता है कि कोई बंदा आपको ये बात नहीं बताएगा, लेकिन मैं बताने को तैयार हूँ कि मैंने अभी एक फ़िल्म जो लंदन कंप्लीट की है, एक्चुअली ये फ़िल्म मैं पाकिस्तान में करना चाहता था और पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ करना चाहता था, लेकिन मुझे तकरीबन, मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ, 9 टाइम मुझे फ्लाई करके आना पड़ा और मुझे वापस जाना पड़ा एम्प्टी हैंड्स। मतलब इट वाज अ फेलियर फॉर यू? या नोबडी वाज 9 टाइम्स इन अ रो। 9 प्रॉमिस के साथ बुलवाया गया। अच्छा। और ऑन टाइम पे, और लेकिन no रिजल्ट जीरो। नहीं जी, नहीं, टाइम ही नहीं है उनके पास, टाइम नहीं है। आपको बुलाया किसने? कमिटमेंट्स कौन करता था? मुझे उनका नाम बताने में हर्ज कोई नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि चलिए बताइए ना, अगर हर्ज नहीं है तो बता दें। मुझे कीविल, मैं बल्कि एक और चीज़ बता देता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली वो सारा नुकसान करने के बाद मेरे डायरेक्टर ने कहा कि जी मैंने हीर रांझा बनानी है, रीमेक ऑफ हीर रांझा, बिग प्रोजेक्ट। हमने 1 करोड़ का उसका म्यूज़िक बनवाया पाकिस्तान में बैठ के, उसकी कास्ट नहीं मिली। आपने कहा कि दोनों फिल्म से आपने बिजनेस नहीं किया, लेकिन ये आपका पैशन है, फिल्म मेकिंग आपका पैशन है, तो फिर इतनी इन्वेस्टमेंट आप कैसे करते हैं? इसके अलावा आप करते क्या? आपका असल में प्रोफेशन क्या है, ये बताइए ज़रा। अच्छा, इस पे मैं ये कहूँगा कि फ़िल्म, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि ये मेरा पैशन है, वैसे तो ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बिल्कुल, ठीक है ना, अगर काश ये पाकिस्तान में ऐसा हो जाए। अब आपने जो सवाल किया कि असल में आप करते क्या हैं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि इतना रिस्क, आपने पहली फिल्म बनाई, आपको बिजनेस नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद कोई भी फिल्म मेकर दूसरी फिल्म की तरफ नहीं जाता अगर उसको बिजनेस पहली फिल्म से नहीं मिला। लोग डराते हैं, डीमोटिवेट भी करते हैं, लोगों की पूरी जिंदगी की सेविंग्स लग जाती है फिल्म मेकिंग में। तो आपने कैसे सोच लिया, इतनी फिल्म्स कैसे बना लेते हैं फिर आप? मैंने, मेरा ख्याल है पहले आपको क्लियर कर दिया था कि ये एक पागलों का बिजनेस है, ये दीवानापन है, दीवानापन है। आप ये भूल जाएं कि इसमें पैसे बनते होंगे या बनाते होंगे लोग, एक वक्त था बनाते थे, लेकिन आजकल ये एक किस्म का, मेरे ख्याल में, मुझे तो पैसा नहीं मिला तो मैं तो इसे फ्लॉप बिजनेस कहूँगा, लेकिन क्योंकि मुझे करना ही यही आता है, ठीक है ना, तो मैं ये कर रहा हूँ। आपके उस सवाल पे आता हूँ कि आप असल में क्या करते हैं, इसके अलावा आप करते क्या है, ये बताइए, आपका प्रोफेशन क्या है? मैं जर्मनी में रेस्टोरेंट कर चुका हूँ, ठीक है, इसी तरह यूके में मैंने और बिजनेस भी किए हैं, मैंने टेलीविज़न के लिए भी बड़ा चीज़ें प्रोड्यूस की हैं। तो देखें, जब आप एक नेक नीति से कुछ काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कोई ना कोई सवाब बना देता है आपका,
ठीक है ना। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो जितने मैंने दूसरे काम किए हैं उसमें से मैंने पैसे बनाए हैं, और मैं ये बल्कि ये कहता रहता हूँ और आपने वो यहाँ लगा दिए अपने पागलपन में। तो मुझे ये बताइए, जब बात करते हैं सलाखे और मोहब्बत सचिया की, जी दोनों फिल्म जो हैं वो है शहजाद रफीक साहब की, आपने उन्हीं के साथ क्यों काम करने का सोचा? गुड क्वेश्चन। और एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी बताइए। गुड क्वेश्चन। होता ये है कि जब आप किसी को मिलते हैं तो पहली दफ़ा तो नहीं पता होता कि इस बंदे की क्या क्वालिफिकेशन है या इसमें क्या क्या गुण है। तो शहजाद साहब के साथ सलाखें बनाई तो मुझे उनके अंदर एक बहुत अच्छा डायरेक्टर तो वो है ही, लेकिन एक अच्छा इंसान भी मैंने उनको पाया। इसी तरीके से उनमें भी पैशन है, वो खुद भी प्रोड्यूसर रह चुकी हैं, तो वो दोनों चीज़ें हम दोनों के लिए अच्छी हो गई। और दोनों का पैशन जो है वो, हाँ, और फिर आईक्यू मिल गया, ठीक है ना। आईक्यू मिलने का मकसद ये होता है कि फिर आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। ये नहीं कि मैंने सिर्फ शहजाद साहब के साथ ही किया है, मैंने अभी जुल्फ़कार साहब के साथ एक फ़िल्म की है लंदन में जो जिसका मैंने जिक्र किया था। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास अच्छी टीम है तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नए लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता या नहीं करूँगा, करना चाहता हूँ और करूँगा भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि अभी ये पॉसिबल नहीं है। नए चेहरों के साथ अभी काम करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। जब बात करते हैं पाकिस्तानी अदाकारों की, उन सब के रवैये कैसे हैं? आप उन्हें किस तरह रेट करेंगे अगर आपने पिक एंड चूज करना हो? और चलिए इसके साथ में एक और एडिशन करती हूँ, ये भी बताइएगा कि अगर आपने किसी हीरो या हीरोइन को अपनी फिल्म में अब लेना होता जो मौजूद नहीं है, जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो आप किसको पिक एंड चूज करते? वो तो एक कमाल का जमाना था ना, काश कि हम उन लोगों के साथ काम कर सकते। कौन से हो सकते हैं? यू नेम इट। बल्कि अगर मैं कॉमेडी बनानी चाहता तो मनवर अजीज जैसा फनकार, जबरदस्त। इस तरीके से अगर मैं और कमर्शियल फिल्में बनाना चाहता तो बहुत सारे एक्टर हमारे लिए वो एक समझें कि वो मिसाल थे। मतलब कौन से एक्टर्स आपके ज़हन में आते हैं? वहीद मराज साहब, मोहम्मद अली साहब, लेकिन मुझे पता है कि वो तो वापस नहीं आ सकते और उन जैसे एक्टर यहाँ मिलेंगे भी नहीं। मैं एक्टिंग के अलावा की बात करता हूँ, फिल्म मेकिंग जैसे पागलों का बिजनेस है ना, तो इस मुल्क में फिल्म एक बहुत बड़ा नाम था, ठीक है। और हफ्ते में 12 फिल्में भी रिलीज हुई हैं, ठीक है। वो भी एक ज़माना था, वो भी एक ज़माना था। अरूज पे। आजकल हम क्या देख रहे हैं कि फिल्म के लिए लोगों के पास टाइम ही नहीं। मसलन मैं अपनी बात ही करूँगा कि मैंने तो अभी तक जिस बंदे से भी बात करने की कोशिश की है पिछले 2-3 साल से, मुझे तो टाइम नहीं मिला। शायद अवाम को नहीं पता कि खलील राणा साहब फिल्म मेकिंग तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनका एक पर्सनल शौक भी है, और वो मैं जानना चाहूँगी कि इसके अलावा आप क्या करते हैं, बताइए अवाम को। आपका मतलब फिल्म राइटिंग से? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने फिल्म तो सिर्फ एक ही लिखी है फ़िलहाल, आइडियाज़ बहुत हैं, लेकिन मैंने थिएटर लिखा है। मैंने 87 में पाकिस्तान के लिए ड्रामा लिखा था, थिएटर स्टेज लिखा था, जो बहुत कामयाब रहा, अलहमरा में हुआ था। उसका नाम था मियाँ बीवी और चोर। ज़बरदस्त, बहुत हिडन टैलेंट, और ये मेरे ख्याल से नहीं पता ऑडियंस को। हाँ, मैंने इसके अलावा भी 4-5 और प्लेज लिखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैंने फिर स्टेज लिखना छोड़ दिया। और फिर मैंने रिसेंटली फिल्म में मैंने 4-5 इस वक्त जो मेरे क्यू में हैं, लेकिन दे आर इंटरनेशनल, क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि आपके पास एक्टर ही नहीं है, ठीक है ना। जब पाकिस्तान में आपको एक्टर नहीं मिलेंगे, मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा ताकि ये शायद इस बात से कुछ हमारे लोग समझने की कोशिश करें। मेरे जो डायरेक्टर हैं शहजाद साहब, उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने हीर रांझा बनानी है, लेकिन बड़ी लेविश, जैसे मौला जट बनी थी, इस लेविश हाई बजट। बजट इज रेडी, अच्छा बजट इज रेडी ऑलरेडी, म्यूजिक इज रेडी, इट्स अ फंडेड फिल्म, लेकिन हमें एक्टर नहीं मिल रहे। आप लोग को एक्टर्स नहीं मिल रहे। पाकिस्तान में आप देखें कि ड्रामा इंडस्ट्री कितना बूम कर चुकी है, और इवन के जो नए चेहरे हैं हम बड़े पर्दे पर नहीं देखते, बल्कि हम ड्रामा इंडस्ट्री के ही चेहरों को देखते हैं बड़े पर्दे पर। उनमें से भी आपको कोई नहीं मिल रहा। हैरानगी की बात है। आप मुझसे पूछें, मतलब आप भी शोबिज़ को जानती हैं, जो लोग देख रहे हैं वो भी जानते होंगे।
जब किसी एक्टर को आप ये कहते हैं कि जी मैंने फिल्म बनानी है, तो वो आपसे स्क्रिप्ट मांगते हैं। ठीक। क्यों? उसको नहीं पता आप क्या बना रहे हैं। लेकिन जब आप किसी एक्टर को ये कहते हैं कि मैंने हीर रांझा बनानी है और वो आपसे स्क्रिप्ट मांग रहा है, मैंने कहा इससे बड़ा जो मैंने स्टूपिड जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने आज तक तो नहीं ये देखा। स्टूपिड क्वेश्चन आपसे किस एक्टर ने कहा, जरा ये भी बता दें। नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बहुत बड़ा एक्टर है, लेकिन ये हमारा प्रॉब्लम है कि हीर रांझा का नाम सुनने के बावजूद भी वो वो आपसे स्क्रिप्ट हीर मांग रांझा रहा की है। स्क्रिप्ट मांग रहा है। ठीक है ना, तो Impressive। फिर आप कैसे फिल्म बनाएंगे? जी बिल्कुल। सो दैट इज द रीजन कि मैं यहाँ फिल्म नहीं बना रहा। तो आप इतने डिसहार्ट हैं फिल्म इंडस्ट्री से, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से, पाकिस्तान के एक्टर्स से, एक्ट्रेसेस से, तो आप इस हवाले से क्या देखते हैं फ्यूचर के, फ्यूचर में कि प्रोजेक्ट्स किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे, फिल्में कैसे चलेंगी? मेरा जो अपना ज़ाती इस वक्त ख्याल है या मेरा जो प्लान है ना, वो ये है कि मैं मायूस हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, आप इतने मायूस लोगों से होते हैं, खुदा से नहीं। बिल्कुल। तो हमारी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री सर्वाइव करे, आगे बढ़े। बिल्कुल। उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एक प्लान है, और वो मैं प्लान आपके इस चैनल के थ्रू बताना भी चाहूँगा कि हमने ये सोचा है कि क्यों ना यंगस्टर को या नए लोगों को हम चांस दें। ये जो बिजी हैं वो नहीं टाइम दे रहे, नए लोग हमसे। यानी कि आप नए चेहरों को मुतारिफ करवाएंगे बड़े पर्दे पर। हमने पहले भी नए चेहरे करवाए हैं। सलाखे में आमन भट्ट को हमने ब्रेक दी, वीना मलिक को मोहब्बत सचिए में दी, ठीक है ना, वो भी तो नए थे ना, उनके पास फिल्में तो पहले नहीं थी। तो इसीलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं कि अगर हमें कोई नए चेहरे आते हैं और अच्छे आते हैं और हम उनसे काम ले लें। उसके लिए मैंने पहले भी कहा, अब भी दोबारा कह रहा हूँ कि हमारे पास जर्मन फंडिंग भी है। हम फिल्मों को फंड भी कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं, और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में भी लेके जा सकते हैं। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मुझे पता है यहाँ पर एक ना बड़ी एक चीज़ चल रही है, बहस चल रही है, पाकिस्तान में सिनेमा गिर रहे हैं। आई नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस वक्त फिल्म पाकिस्तान के लिए ही नहीं बन रही, इंटरनेशनली बन रही है। एग्जैक्टली, इंटरनेशनली इसको देखा जा रहा है। आपके पास इसका सर्किट जो कभी होता था ना कि मुल्तान, हैदराबाद, कराची, अब आपके पास यूके है, आपके पास यूएई है, आपके पास कनाडा है, आपके पास अमेरिका है, इवन मिडल ईस्ट में भी खुल रहा है। ठीक है ना, तो कहने का मकसद है कि अब या इससे चेंज, और उसको देखते हुए आप फिल्म बनाएं, और इंशाल्लाह प्लान है। बाकी आप जब फिल्मों की बात करते हैं, पाकिस्तानी फिल्मों की, आइंदा आने वाली 10 फिल्मों की, तो आपने उसके लिए एक स्पेशल फिल्म बैंक बनवाया है, इस हवाले से बताइए। अच्छा, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, ये दूसरा बैंक नहीं है, हाँ, ये मेरी कंपनी का नाम है फिल्म बैंक। हाँ, ये ऑडियंस को क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना उनको लगेगा शायद एक नया बैंक आ रहा है जिसका नाम है फिल्म बैंक। नहीं, वो बेसिकली इन्होंने एक फिल्म बैंक के नाम से कंपनी रजिस्टर की है इन जर्मनी, जिसमें सारे फंड्स आएंगे ताकि हम पाकिस्तानी फिल्मों को सपोर्ट दे सकें। जी बिल्कुल, और उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई नया लड़का जो यंगस्टर है जी, और उसके पास अच्छा आइडिया है और वो फिल्म नहीं बना पा रहा, लेकिन उसके पास आइडिया अच्छा है, बिल्कुल, ही कैन रीच अस, वो हमें अप्रोच कर सकता है। मैं आपको आपके प्रोग्राम के साथ से अपना ईमेल हमारी जो कंपनी का है वो मैं दे सकता हूँ, वो हमें उस पर अप्रोच करे। अगर उसका आइडिया अच्छा है तो हम उसको 100% फंडिंग देंगे। दैट्स ग्रेट, आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग न्यूज़। आप सब अगर सुन रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, या अगर आप एक्टिंग भी करना चाहते हैं, यू कैन अप्रोच हिम, यू कैन अप्रोच मिस्टर खलील राना, ही इज़ सुपर डुपर हिट फिल्म मेकर। आपके साथ अभी कुछ ही देर में हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर करेंगे, और हो सकता है कि जो आप देख रहे हैं अगले बड़े पर्दे पर आप ही का चेहरा हम भी देख रहे हो। बिल्कुल बुशरा, मैं ये मतलब दावे से नहीं कह रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है कि मेरी दिल ये पैशन है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री सर्वाइव करे। अच्छा, अब हम जो दूसरे लोग हैं वो तो हमें टाइम नहीं दे रहे, तो नए जो यंगस्टर हैं, जो नए आने वाले हैं, वो अगर इसमें आना चाहें तो उनको सबसे बड़ा हर्डल पता है क्या होता है? पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, फंडिंग नहीं होती जी। तो मैं बाहर रहता हूँ, मुझे पता है कि हर मुल्क में फंडिंग है, ठीक है, हर मुल्क फिल्म को फंडिंग देता है, ठीक है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूं, और वहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत सीरियसली देखा भी जाता है। सॉरी टू कट यू, या बिल्कुल इंटरनेशनली तो इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। फिल्म इज वेरी वेरी, मैं उनके लिए तो ये कहूँगा, उनके लिए तो ये एक बड़ा पाकीज़ा बिजनेस है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने इसको हमारी तरह नहीं लावारिस छोड़ा हुआ। और इस वक्त एक और चीज़ बड़ी अच्छी है कि जैसे हमने शुरू किया, ये घाटे का सौदा है, लेकिन अब आप इंटरनेशनल एक्सपोजर की तरफ चले जाएंगे तो ये घाटे का सौदा है। यहाँ पर अब OTT प्लेटफॉर्म आ गया, बहुत सारे दूसरे चैनल्स मौजूद हैं, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, तो आप थोड़ा सा
विजन बड़ा करके उन तक पहुंचने की कोशिश करें। बुशरा, बातें तो होती नहीं है, मुझे जी। लग रहा है आपको ठंड लग रही है। मैं तो ठंडे मुल्क से हैं, तो मेरा ख्याल है बैठ जाते बिल्कुल हैं। ठीक है आपने, मैं भी आपको यही कहने वाली थी कि आपको तो जर्मनी में आदत होगी। यहाँ पे पाकिस्तान में ये जो ठंडा मौसम है ना, ये सिर्फ जनवरी में मिलता है। तो चलिए आगे बैठते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात की, मुझे वाकई ठंड लग रही है, क्योंकि जनवरी में सबसे ज़्यादा जो ठंडा मौसम हम देखते हैं वो पाकिस्तान में जनवरी में देखते हैं, लेकिन जर्मनी में तो मेरे ख्याल से 12 महीने कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मौसम चलते हैं। इस वक्त कैसा मौसम है वहाँ पे? अच्छा, मैं आपको यहाँ ये करूँगा कि मौसम पूरी दुनिया में चेंज हुआ है, ठीक है। मैं अभी, मुझे आज आए हुए तकरीबन 5 दिन हुए। वहाँ आज जो यहाँ ठंड है ना, ये मैं छोड़ के आया हूँ, लेकिन मैंने अभी खबरों में भी देखा कि इंग्लैंड में -15, -14, इसी तरीके से पूरे यूरोप का जो मौसम है ना, वो चेंज हुआ है। चेंज हुआ है। तो मौसम पे आप यूँ समझ लें कि यूँ पता नहीं किसी दिन यहाँ बर्फ हो जाए। You never know। You never know। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। जी। ये बताइए, जर्मनी से पाकिस्तान आने का आपका मकसद क्या है? फिल्म टैलेंट हंट के लिए आए हैं आप? मुझे यकीन था आप मुझसे यही पूछेंगे। मैं पूछने वाली थी। क्योंकि एक फिल्म मेकर से और क्या पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आपको सरप्राइजली एक न्यूज़ देना चाहता हूँ। असल में बात पता है क्या है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा सोचते हैं और कोशिश होती है कि पाकिस्तान के लिए क्या किया जाए। अब ज़ाहिर है फिल्में, ड्रामे, ये तो सब चलता रहेगा, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी जर्मनी में शुरू हुआ है और वो ऑनलाइन मौजूद है। उसका नाम है हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग का मतलब होता है अप्रेंटिसशिप। तो पहले जर्मनी में ये आज नहीं हुआ, ये बहुत देर से चल रहा है। मसलन जब बच्चा हाई स्कूल ख़त्म करता है तो वो पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि भाई तुमने आगे पढ़ना है या क्या प्लान है, तो वो कहता नहीं मैंने नहीं पढ़ना। राइट। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, ये नहीं सारे। जो नहीं पढ़ते तो वो उनको अप्रेंटिसशिप, जैसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं, लेकिन स्किल्ड वर्कर। बिल्कुल। तो पहले ये था जर्मनी वालों का कि वो किसी और को नहीं देते थे, क्योंकि उसमें वजीफा भी मिलता है, स्टाइपेंड भी है। हाँ, आप पढ़ते भी हैं और आपको पैसा भी मिलता है। लेकिन जब अब उन्होंने महसूस किया कि हमारे पास तो वो लोग बहुत कम हैं और दे रिक्वायर्ड मोर पीपल्स, तो उन्होंने कहा कि इसको क्या किया जाए। तो फिर कुछ मेरे जैसे सरफरों ने कहा कि यार और लोगों को भी इसमें दें ना। तो फिर उन्होंने ये वर्ल्ड के लिए खोल दिया, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, मतलब सबके लिए खोल दिया। सबके लिए खोल दिया, ओपन फॉर एवरीवन। लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मेरा मकसद था पाकिस्तान के लिए। तो मैं यहाँ आने का मकसद ये है कि ये चीज़ कुछ दोस्तों को, कुछ फैमिलीज़ को, कुछ बिजनेस लोग भी इसमें अवेयर करें कि भाईजान अगर आप मैट्रिक पास हैं या इंटरमीडिएट हैं तो आप जाके B1 जर्मन कोर्स करना पड़ेगा। सिर्फ ये एक क्राइटेरिया, किसी को 35 लाख 40 लाख नहीं देना पड़ेगा, किसी को जरूरत नहीं कोई पैसा लगाने की, किसी को इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, अपनी डिग्री जमा करवानी है और आपको वहाँ से एक लेटर आएगा जो मैं हेल्प कर सकता हूँ, मेरी कंपनी हेल्प कर सकती है। ठीक है। और जब आप वहाँ जाते हो पढ़ने के लिए तो साथ में आपको वजीफ़ा मिलेगा। मसलन ड्यूरिंग योर एजुकेशन जो 3 साल का कोर्स होता है, साल का होता है, उसमें आपको रहायश प्लस सैलरी मिलेगी और 3 साल में आप अपनी जॉब सिक्योर कर चुके हो। ठीक है। और जो मैं बताना चाहूँगा जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हाईली डिमांड चीज़ है वो नर्सिंग है। नर्सिंग सुन ले जी, सारी नर्सेज, नॉट ओनली फीमेल नर्सेज, मेल नर्सेज। उसके बाद हेल्थ केयर में जैसे कि आप ओल्ड होम्स में लोगों को लोग चाहिए, किंडरगार्टन जो होता है, ये जर्मन वर्ड है किंडरगार्टन, जो अर्ली स्टेजेस जो स्कूल है उसमें चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आप यू नेम इट, बार्बर, स्किल्ड वर्कर चाहिए। तो इस वक्त ये बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तानी बच्चे या बच्चियों के लिए कि ये उसमें करें और मैं हाजिर हूँ। क्योंकि आपको थोड़ी सी मुश्किल ये आती है कि आपको B1 यहाँ करना पड़ेगा। B1 मीन जर्मन लैंग्वेज कोर्स, जो तकरीबन आप समझ लें 60 से 90 दिन के दिनों में आप कर सकते हैं। दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट, दैट्स द ओनली इन्वेस्टमेंट। ये बताइए कोई एज ब्रैकेट है? 18 प्लस, ठीक है। उसके बाद 45 तक आप कर सकते हो। ठीक है। और इसमें ये है कि मेरे ख्याल में आपको इससे अच्छा चांस ना नहीं मिलेगा कि आपको साथ में पैसे मिल रहे हैं, साथ में आप पढ़ाई करें और आपको पता है कि पढ़ाई के बाद आपने वहाँ रह जाना है और आपको PR मिल जानी है, इससे बड़ी और क्या बात है। क्योंकि आप बजाय किसी एजेंट को 40-50 हज़ार लाख रुपया दें और फिर अनसर्टन हो,
मुझे अब इस प्रोग्राम की क्लोजिंग करनी है और मैं चाहूंगी कि मैं इसको डॉइश लैंग्वेज में करूं। चलिए आइए सीखते हैं। जरा क्लोजिंग तो करवाए डॉइश लैंग्वेज में। कहिएगा auf Wiedersehen। auf Wiedersehen इसका मतलब है फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। गुड बाय। गुड बाय। आप चुस भी कह सकती हैं। चुस। आप अटियोस भी कह सकती हैं। अटियोस मैं सब बोल रही हूँ। ये जर्मनी के स्लैंग्स हैं आगे भी ना, I see. लेकिन auf Wiedersehen इनका नेशनल हो। Auf Wiedersehen guys, thank you sir for being here, thank you for giving your precious time and it's an honor to have you here, especially जब हम बात करते हैं कि जर्मनी से पाकिस्तान का इनका सफ़र सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। अभी जस्ट विश हिम बेस्ट ऑफ लक और हम उम्मीद करते हैं और आप तमाम जो हमें देख रहे हैं वो ज़रूर फ़ायदा उठाए जिस कोर्स की उन्होंने बात की। और इसके अलावा टैलेंट हंट जारी रहेगा, देखते रहिए। जो हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर करिए, इस पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। बुशरा खान को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।